P3, सही है। P2 सीरीज P3 और पैरेलल P1, यही है ना। अब अगर सीरीज है तो P2 P3 अपान P2 प्लस P3 और प्लस P1। कैलकुलेशन इसके नीचे वैल्यू रखा जाए। P इक्विवेलेंट बोलो बच्चों, P2 का मान 20 था क्या? 20 इंटू 10, 20 प्लस 10 और प्लस 10 वाट। ये आपको मिल गया यहाँ पे, 10 कैंसिल हो जाएगा तो 20/3 और प्लस 10 कैलकुलेशन किया तो 50/3 वाट। ये अपना आंसर आ गया। हो गया। चलिए अब आप लोगों को ये सब सवाल लगाना आ गया और बल्ब का कम्बिनेशन भी आपने देख लिया। और अब बताइए, सवाल अब लगा लोगे कि और सवाल देना चाहिए? मतलब अब लग जाएगा, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन इतना ही है। अब आप बोल रहे हैं लग जाएगा, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बोला और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो आपने बोला नहीं। एक आध तो बोल रहे बस ठीक है अब तो हो गया। अब आइए एक सवाल लगा के तब बताते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और कर लो। अब इसमें कोई कर ही क्या सकता है? 2 4 6 10 बल्ब और लगा देगा, बल्ब ही तो बढ़ाएगा और क्या करेगा। अब इसमें मैंने 5 बल्ब लगा दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 10 वाट 10 वोल्ट, 10 वाट 10 वोल्ट, 20 वोल्ट 10 वाट, 10 वाट 20 वोल्ट, 10 वाट 10 वोल्ट। चलो 10 ही लिख दिया यहाँ भी। और अब आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट ब्राइटनेस क्या होगा। बस सवाल को बड़ा बना दिया और कुछ नहीं है। इसलिए बना दिया कि थोड़ा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आप एग्ज़ाम ही देने जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सवाल में यही पूछा है कि P इक्विवेलेंट कितना होगा। शिवांश कितना बोल रहे हैं? 20/7। तो पहला आंसर आया 20/7। ठीक, 20/7 ओके। कितना आया? 1820/7 नहीं है? ठीक, कितना आया? 30 25। अच्छा देखिए, अभी सवाल को मैं अब एक्सप्लेन करूँगा।
बच्चों देखिए सवाल को कैसे लगाना है, ध्यान से देख। आपने क्या किया था, अभी अगर मैं ये बोलूं कि इसका P1 है और ये P2 है, या बल्ब का क्या किया था, अगर इसका मैंने नाम लिख दूं, ये बल्ब B1 है, बल्ब B2 है, बल्ब B3 है, बल्ब B4 है और ये बल्ब B5 है, तो आपने कुछ तो किया होगा ना। क्या किया था, सीरीज पैरेलल में किया होगा। तो B1 और B2 किस में थे, और B3 और B4, और इसके बाद यही किया होगा। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा, सुनो। जब आपने बल्ब का कॉम्बिनेशन पढ़ा था थ्योरी में, अपने कॉपी में अब देखिए जहाँ मैं डेरिवेशन किया था, बल्ब B1 वोल्ट V पे था, देखो था। बल्ब B2 किस वोल्ट पे था, कॉपी में देखो क्या लिखे हो, V वोल्ट पे था। और B1 और B2 कॉम्बिनेशन में किस वोल्ट पे था, देखो V वोल्ट पे था। तो जो आपने डायरेक्ट सीरीज पैरेलल का फार्मूला यूज़ किया है वो तब यूज होगा जब सभी के वोल्ट बराबर हों। सभी वोल्ट बराबर होना चाहिए। जो हमने बैटरी लगाई है वो एक्चुअल है और जो बल्ब में लगा है वो स्पेसिफाइड है, और एक्चुअल और स्पेसिफाइड बराबर होना चाहिए। या सारे बल्ब सेम वोल्ट पे होना चाहिए, सारे बल्ब का VS बराबर होना चाहिए। आप यहाँ ज़रा देखिए, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये दोनों हिसाब बेकार कर दिया ना, ये 20 वोल्ट लग गए। अगर यहाँ भी 10 होता, यहाँ भी 10 होता, तो आप डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते। एक भी अगर वोल्ट डिफरेंट हो गया बैटरी से तो आपको अब डायरेक्ट P1 P2 और P1 प्लस P2 जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, इसलिए गलत हो गया। अब आपको समझ आया मैंने क्या बोला कि ऑल द वोल्टेज मस्ट बी इक्वल, then you connect directly either in series or parallel by using P1 plus P2 in parallel, P1 P2 upon P1 plus P2 in series, otherwise आप नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको काम बढ़ गया, आपको सभी रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब आपको सभी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। देखो मैं लगा रहा हूँ बच्चों, मैं बोल के लिखूँगा, आप बोलते जाना। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालूँगा तो R बराबर होगा VS स्क्वायर अपान W। तो VS स्क्वायर अपान W माने 40 ओम, VS स्क्वायर अपान W 10 ओम, VS स्क्वायर अपान W 40 ओम, VS स्क्वायर अपान W 10 ओम। ये बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब, ये सब नीट एंड क्लीन है, ख़त्म हो गया। अब बल्ब का चक्कर ख़त्म हो गया, अब सिंपल रेजिस्टेंस हो गया। उधर अभी एक बचा है, यहाँ वाला नहीं बताओगे क्या, इसको भी हटा दो। और ये रेजिस्टेंस होगा VS स्क्वायर बाई W 10 ओम। अब 10 ओम हो गया। अब क्या होगा बच्चों लोग, 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 50 100 बता रहे हैं, 50 50 पैरेलल में 25 और 25 और 10 35। अब आपको यहाँ पे R इक्विवेलेंट आया 35 ओम। अब बच्चों आप लिखोगे P इक्विवेलेंट बराबर एक्चुअल वोल्टेज स्क्वायर अपान R इक्विवेलेंट। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो आप ऐसे लगाइए, कभी गलत होगा नहीं। आप मान लो सीरीज पैरेलल को आपको कन्फ्यूजन हो
कि पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो सबका और डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, एक्चुअल वोल्टेज स्क्वायर अपान आर इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ पे लिखोगे तो 10 स्क्वायर 100 अपान 35, और ये जो कैलकुलेशन था 20/7 वाट आपने निकाला था, बिल्कुल सही था, शाबाश। तो ये 20/7 वाट था, सही है। अब चलिए एक प्रॉब्लम और करके इसे क्लोज कर दिया जाए, फिर कोई दूसरी बात शुरू कर दिया जाए। बच्चों, बल्ब और उसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आप अभी समय देख रहे हैं, और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, उसको देखें। देखो यहाँ पे जो बल्ब है 10 वोल्ट 10 वाट, 10 वोल्ट 10 वाट, 10 वोल्ट 10 वाट, और ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है C बराबर 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ स्विच है, और मैंने 10 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी, इसलिए कोई टेंशन नहीं है इस बार। आप चाहे तो सीरीज पैरेलल वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेना, क्योंकि देख रहे हैं ना 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट सभी जगह। सवाल में लिखा हुआ है कि जो टोटल ब्राइटनेस है बल्ब की ब्राइटनेस, इक्विवेलेंट ब्राइटनेस, इक्विवेलेंट नहीं पूछूंगा, एक बल्ब का पूछूंगा। अब यहाँ पे 3 बल्ब है, अभी देखो मैंने क्वेश्चन बोलते बोलते बदल दिया। ये बल्ब B1 B2 और B3 है, 3 बल्ब है। लिखा है कि स्विच को क्लोज करते ही, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया वैसे ही बल्ब B1 के ब्राइटनेस में कितने % का चेंज हुआ। तो क्वेश्चन लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1, परसेंटेज चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1, इन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 just after स्विच क्लोज्ड है। आप राहुल आंसर बोल रहे हैं, कितना बताया आपने? 33%। बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। वेट कर रहा हूँ। आप लोगों का आंसर 20/7 आपने बताया था, आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आया, और अभी जो आंसर तुरंत आया है 33% लगभग, क्या वो सही है गलत है? कितना? 1770। 70% इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। 50। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हैविंग डिफरेंट आंसर्स।
आपका ब्राइटनेस का थ्योरी हो गया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, अब न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। इसलिए थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल तीनों स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। आपका आंसर आया होगा। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं सवाल लगा के देखता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे 3 बल्ब लगे हैं और अभी स्विच ओपन है। अभी स्विच ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो ये तीनों बल्ब जल रहे हैं। परसेंटेज चेंज पूछा है तो कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो कि अगर स्विच ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब B1 बराबर V/3। अगर मैं इसको अप्लाइड वोल्ट V मान लूँ या 10 ही मान लूँ, 10 ही ले लो, तो V/3 है। V/3 माने 10/3 वोल्ट। क्यों बच्चों? 10 वोल्ट तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज दीज 3 कनेक्टेड इन सीरीज, सो हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस और इक्वल वोल्टेज। अब आप 10/3 वोल्ट लिख सकते हो। और अगर इसका हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें इसी जगह, तो रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का, तो Vs²/W, ऑल ऑफ यू नो दिस इज द 10 ओम, राइट। 10 वोल्ट 10 वाट तो 10 ओम हो गया। तो बच्चों अब आप लिखोगे P1। P1 बराबर होगा 10/3 स्क्वायर अपान 10 इक्वल टू आ जाएगा 10/3 वाट। 10/3 वाट आएगा। एक बार चेक कर लो। 10/9 आएगा। हाँ 10/9 आएगा। 10/9 आएगा। अब ये 10/9 है, ये 10/9 है, ये भी 10/9 है। इफ़ यू एड दीज 3 तो 10/3 हो जाएगा। टोटल 10/3 आना चाहिए। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करो तो भी आ रहा है ना, 10/3 आ रहा है। तो हमने 10/9 देखा, ये P1 आ गया। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो बच्चों। अब मेन क्वेश्चन जो चल रहा वो ये है कि जस्ट आफ्टर, देखो क्या लिखा है, आफ्टर की जस्ट आफ्टर। देखो आफ्टर नहीं लिखा है, जस्ट आफ्टर। ये लिखने में भी प्रॉब्लम है। जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज। अगर जस्ट आफ्टर लिखा है तो जैसे आप स्विच क्लोज करोगे T टेंडिंग टू 0 पे कैपेसिटर, बच्चों पढ़े तो हो ना, कैपेसिटर बिकम शॉर्ट। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस कैपेसिटर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो ये इसके पैरेलल में है, तो यहाँ भी डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब बल्ब B3 क्या हो जाएगा, फ्यूज नहीं हो जाएगा, बुझ जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। B3 जलेगा ही नहीं। देखो बिजली बनाने वाले एक बल्ब टांग के आते हैं, कभी देखो वो अगर उनसे बोलोगे कि चेक करे, सर्किट चेक करना है, तो देखोगे कि एक बल्ब लटकाए रहता है और उसको प्लग में डालेगा, बल्ब जला कि नहीं जला चेक करता है। अब उसको ये ज्ञान है। तो यहाँ पे बल्ब बुझ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट ये सही है। और अगर बल्ब जलता रहता तो इसका मतलब ये सर्किट कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब सर्किट कंटिन्यूअस हो गया। और अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे, इस जगह में क्या मिलेगा, तुरंत बल्ब B3 क्या हो जाएगा, ऑफ, बुझ जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं।
अब जब बल्ब नहीं जलेगा तो केवल अब बल्ब कौन जलेंगे, V1 और V2। तो 10 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों में 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा तो पहले V1 को 10/3 मिला था, और जब आपने कैपेसिटर को शॉर्ट करा ली तो अब V1 को कितना वोल्ट मिलेगा, 10/3 कि 10/2? कितना मिलेगा, 10/2। अब बच्चों इसके बाद जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे समझ के आपको भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए, कि आए तो दिमाग में रहे कि कैसे हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब आप बताओ तो मैं लिखूँगा। चलो बच्चों बोलो, बल्ब V1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V/2। V/2 माने 5 वोल्ट ना। अब ब्राइटनेस बताओ P1 डैश, P1 डैश। अब आपको जल्दी से बोलना चाहिए, सब इंटेलिजेंट हो आप लोग, थोड़ा रफ्तार में रहा करो, चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। तो P1 डैश आ गया, P1 डैश आ जाएगा V² अपान R, ये आ जाएगा 5/2 वाट। ये 5/2 वाट आ गया। पहले कितना था, 10/9, अभी कितना आया, 5/2। अब आपको बताना है परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज मैं लिखूं और आप बोलना चाहिए आप लोगों को। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, इनिशियल अपान फाइनल कि फाइनल अपान इनिशियल? तो फाइनल अपान इनिशियल -1 × 100। अब ज़रा डिवाइड करा दो, 10/9 है और यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2 और 10/9 -1 × 100। बच्चों चेक कर लेना, ये 5/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/4 -1 × 100 आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन करोगे, यह आ जाएगा 5/4, तो आ जाएगा 125% इंक्रीज। तो 125% प्लस में आया, तो आंसर क्या हुआ, 125% इंक्रीज। तो 125% बढ़ जाएगा। समझ आ रहा? तो अगर कहीं कैपेसिटर लगा दिया और जस्ट बोलेगा कि कैपेसिटर को स्विच क्लोज कर दिया, तो आपको वो कैपेसिटर शॉर्ट करना आपको आता है कि नहीं, वो भी आइडिया लग गया। और ये बल्ब का ब्राइटनेस का फार्मूला आता है कि नहीं, वो भी आइडिया लग गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवाल तो खैर ऐसे ही बनते हैं। अब बच्चों ये बल्ब से अब आगे जाना होगा आपको। एक बार पूरे लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया समझ आ गया। मैंने आपका पहला क्वेश्चन कहाँ गलत कराया था, आपको ये मैं सिखाना चाह रहा था कि जब भी क्वेश्चन करो सीरीज पैरेलल का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करने के पहले एक बार देख लेना चाहिए कि वोल्टेज क्या सभी इक्वल है। अगर है तो अप्लाई कर लेना, और नहीं तो फिर रेजिस्टेंस निकाल के तब लगाना। और दूसरा, इसके बाद अभी अभी मैंने कहाँ चेंज करा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, और जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा तो उसके क्रॉस एक बल्ब का डिफरेंस 0 हो गया तो बल्ब बुझ जाएगा। एक ये भी सवाल हो सकता है कि जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस घट जाएगी, बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इतना ही पूछ सकता है। तो ये आपको थ्योरेटिकल आइडिया है तो उतना भी बता सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ा लो, अगला सवाल ले लो बच्चों। अब आपके लिए लास्ट के क्वेश्चंस, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और हमें सेल डिस्कस करना है। कल आप लोगों ने फ्यूज वायर पढ़ लिया है ना, हाँ फ्यूज वायर पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन कर लो। लिखो, देखो यहाँ पे ये कोई चैम्बर है,
बच्चों लोग इससे देखो, देखो सवाल बदलते बदलते सवाल बदल दिया फिर से। ये मैंने यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन दे रहा था तो आप लोग आपस में बात करने लगे, तो मैंने उसी समय सवाल बदलने लगा। जब आपको शांत कराना ज़रूरी है, सवाल चेंज कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए दे दिया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है, और ये कोई पिस्टन है, इस पिस्टन का मास m है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसमें कोई गैस है, और गैस है हीलियम गैस है। और कितना गैस को रखा जाए, 1 मोल हीलियम, 1 मोल म्यू मोल, बच्चों ये हीलियम गैस है, और मैंने 1 मोल ही लिखा है, 1 मोल हीलियम गैस है। ये वायर का रेजिस्टेंस R है। अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो बताओ गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। अब लिखो, इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस increases with टाइम के साथ बढ़ रहा है, with टाइम एज t बराबर 300 प्लस, नहीं 300 नहीं लिखेंगे, t बराबर 100 प्लस 2t प्लस 40 स्क्वायर। ये टेम्परेचर केल्विन में है और टाइम सेकंड में है। रेजिस्टेंस की अगर ज़रूरत पड़े तो ये रेजिस्टेंस हमने 20 ओम लिख दिया है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिए जा रहा हूँ साथ साथ। आपसे सवाल में पूछा है कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ टाइम एज देन फाइंड करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो इसमें 1 सेकेंड में कितनी करंट है और पिस्टन की स्पीड क्या है। तो सवाल है 2, फाइंड, जिसमें नीट से पूछा जाएगा करंट और जेई मेन से पूछा जाएगा पिस्टन की स्पीड। और नीट जेई मेन सब एक ही है, वो एक ही लेवल होगा, तभी आप दोनों में अच्छा कर सकेंगे। फाइंड करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। नंबर 2, स्पीड ऑफ पिस्टन, पिस्टन का स्पीड क्या होगा। मास और एरिया भी दे देगा पिस्टन के स्पीड के लिए, और उसको मैं थ्योरेटिकली लिखूँगा। कुछ थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल है, सब मिला के लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में आएगा तो मास दे देगा 2 किलोग्राम, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए अगर मैं पूरा सवाल ही दे दूँ, बदल दूँ, तो m बराबर ज़रूरत पड़ेगा ना, तो ले लेना आप लोग 2 kg, और क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दिया, कोई न्यूमेरिकल के लिए प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं इसका कैलकुलेशन करने चल रहा हूँ। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन को थ्योरेटिकली आपको कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है, सवाल भी हो जाएगा और एक दिमाग में कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे गैस है और रजिस्टर है, गैस और रजिस्टर दोनों है, और अगर करंट किसी भी वायर में फ्लो करेगा तो हीट जनरेट करेगा, और क्वेश्चन में डायरेक्ट इंडिकेशन है कि फाइंड टेम्परेचर, डायरेक्ट इंडिकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब सवाल कुल हीट से ही मतलब है, यहाँ पे सारा खेला हीट का है। और एनर्जी तो एनर्जी, चाहे जिससे एनर्जी आ जाए, तो यहाँ पे एनर्जी तो एनर्जी, तो इसका मतलब हुआ dq कितना, हाँ कैपिटल C, एम क्यों लगा दिया, चलो देखते हैं। देखो dq यहाँ पे वैल्यू आपने हो सकता है कि एम, चलो ठीक है देखते हैं, आंसर तो ठीक ही लग रहा है। बच्चों dq बराबर क्या लिखोगे, I स्क्वायर R dt, अभी तो आपने यही पढ़ा फिलहाल। h बराबर q क्या है, हीट है, और हीट बराबर क्या पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, I स्क्वायर R dt, और इसी का सवाल नहीं लिया, केवल फ्यूज वायर में यूज़ किया था। तो ये dq बराबर एक आपको और आपने dq पढ़ा है, और वो है म्यू c और dt, ये होता है म्यू c dt। म्यू माने मोल, c माने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये dt माने टेम्परेचर इन केल्विन, और ये लिखा है I स्क्वायर R dt। देखो कितना आसान सा सवाल है। अब आपको बच्चों मोल का मतलब है एक मोल, और यहाँ पे मैंने कैपिटल C लिखा है। आप देखिए जब वो ढक्कन खुला हुआ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, पिस्टन ओपन है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक। प्रोसेस कैसा है, आइसोबैरिक है। वो ज़रा दिखा देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है। ये पिस्टन है, यहाँ पे मास m है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इधर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो नीचे की तरफ दो फोर्स लगा है, एक ये प्रेशर इनटू एरिया और एक ये mg, और इसको बैलेंस कर रहा होगा गैस का प्रेशर और इनटू एरिया। देखो नीचे की तरफ दो फोर्स है और उसको कौन बैलेंस कर रहा है, जो गैस का प्रेशर है वो बैलेंस कर रहा होगा। बच्चों ये जो अभी लिख रहे हैं ना, बिना इसके तो आज तक कभी पेपर हुआ नहीं है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर निकालना ना आए। तो अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगा है वो है प्रेशर इनटू एरिया, और उसका पिस्टन का मास है mg, और ये मस्ट बी इक्वल टू गैस का प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। डाउनवर्ड का प्रेशर और अपवर्ड का प्रेशर क्या करेगा, बैलेंस होगा। तो बच्चों यहाँ से P का मान आपको मिलेगा, P बराबर आएगा P नॉट प्लस mg अपान एरिया। तो देखो ये पता चल रहा है कि P नॉट नहीं बदलेगा, mg नहीं बदलेगा, A नहीं बदलेगा, तो दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोगों को मालूम है, पढ़ाया है, C का मान आप लोगों को निकलवाया है, और C बराबर होता है Cp। C बराबर क्या होता है, Cp, और Cp बराबर होता है 1 प्लस F/2 इंटू R, ये होता है। सही है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक हीलियम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 है। तो बच्चों यहाँ पे जब लिखोगे 3/2 + 1,
तो 3/2 + 1 हो जाएगा 5R/2। इसीलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस में कैपिटल R नहीं लिखा था, क्योंकि कैपिटल R यहाँ गैस कांस्टेंट आना था। पता चला रेजिस्टेंस भी कैपिटल R लिख दिए तो हो जाता ना तमाशा। तो ये कैपिटल R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है। और कैपिटल R का मान अगर लिखना है तो 1.31 जूल पर मोल केल्विन, ये भी लिखवाया है, R का मान हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बाद में लिखना समझने के बाद। अब बच्चों यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल 1, C का मान 5R/2, और यहाँ पे आप लिखोगे dt/dt ये, और बराबर I²R। एक बात जरा देखना, अपना एक कॉपी में देखो टेम्परेचर का इक्वेशन क्या था। अच्छा 5R की वैल्यू लिख लें, लिख लो। अच्छा बाद में लिख लेना। अब बच्चों कैपिटल T बता दो बस, 100 + 2T + 40² इक्वल I²R। I पूछा है, R का मान अभी रख लेना, डिफ्रेंशिएशन दे दो 5R/2। बच्चों डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 + 8T बराबर I²R।